औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश का क्विज़ नंबर 1 का सलूशन। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश ENG 201 का क्विज़ नंबर 1 सेमेस्टर फॉल 2022 का आप लोगों का ओपन हो गया और अभी मैं आपके सामने इस क्विज़ को लाइव अटैम्प्ट करूँगा और उम्मीद कर दूँगा आप लोगों को जहाँ पे जो मैं साथ साथ समझाऊंगा और उसके साथ साथ जो इसके करेक्ट आंसर होंगे इस क्विज़ के, तो उसको साथ साथ आप नोट डाउन करेंगे। और उसके बाद ताकि अगर आपको यहाँ से कोई MCQs आपके जो क्विज़ होगा उसके अंदर आ जाता है, ठीक है, तो आप लोगों को उसके मतलब कि वो तो फिर फ्री के नंबर होंगे अगर आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिलती है। तो इसलिए आप लोगों ने क्विज़ को केयरफुली देखना है, इसको करेक्ट आंसर को स्पेशली आप लोगों ने केयरफुली देखना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है, ठीक है। 2 दिन का, आज 29 और कल 30, 2 दिन का टाइम आपके पास है। आप बल्कि 3 दिन का, कल ओपन हुआ था तो अभी आपके पास 2 दिन मजीद हैं, ठीक है। जिन लोगों ने अटैम्प्ट नहीं किया तो इस वीडियो को भी आप लोग देखेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ MCQs यहाँ से आप लोगों के रिपीट होंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट क्विज पे। तो पहला क्वेश्चन है कि आपका फिल इन द गैप बाई एडिंग सूटेबल ट्रांजिशनल वर्ड। यहाँ पे आप लोगों ने ट्रांजिशनल वर्ड लगाना है। आई एंजॉय रीडिंग दिस न्यू मैगजीन डैश इट हैज़ गुड आर्टिकल्स। कि आई एंजॉय रीडिंग दिस न्यू मैगजीन, कि मैं इस न्यू मैगजीन को रीड करते हुए इंजॉय करता हूँ, ठीक है। डैश इट हैज़ गुड आर्टिकल, क्यों अब यहाँ पे इट हैज़ गुड आर्टिकल, ये अच्छे आर्टिकल रखती है, मतलब कि इसके अंदर अच्छे आर्टिकल होते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, हाउ एवर आएगा, मोर एवर आएगा या फर्दर मोर। फर्दर मोर तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हाउ एवर या मोर एवर में हमने देखना है कि आई एंजॉय रीडिंग दिस न्यू मैगजीन्स हाउ एवर इट हैज़ गुड आर्टिकल्स, हाउ एवर नहीं आएगा, ठीक है। तहम, तहम भी नहीं होगा। और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे मोर एवर होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, मोर एवर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखें, ठीक है। आई एंजॉय रीडिंग दिस न्यू मैगजीन, तो यहाँ पे ए है, मोर एवर ए यहाँ पे सिलेक्ट है, ठीक है। यूर आंसर ए वाज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर आपके को इसका भी यहाँ पे सी बन रहा है, मोर एवर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका जी, ओपन होता है तो मैं आपको रीड करता हूँ। Which of the following statements is a parts of persuasion in oral presentation। कि इसमें क्या चीज़ जो है वो persuasion के अंदर आती है oral presentation में। तो gaining willing acceptance of an idea, to explain a process of some topic, to inform the audience of some new theory of learning, to explain the marketing strategy। persuasion किस चीज़ को कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को किसी भी लोग को मतलब कि अपनी तरफ कायल करने की कोशिश करते हैं। तो कायल करने का आप यहाँ पे कौन सा तरीकाकार होगा, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, वो यहाँ पे इसका होगा ए होगा, ठीक है। ए में क्या कह रहा है कि गेनिंग विलिंग एक्सेप्टेंस ऑफ एन आइडिया, कि आपने जो अपना आइडिया होता है वो आपने एक्सेप्ट करवाना होता है, ना कि आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को भी एक्सप्लेन नहीं करना होता, आपने इन्फॉर्म भी नहीं करना होता, ठीक है। और उसके बाद टू एक्सप्लेन, आपने एक्सप्लेन भी नहीं करना होता, बल्कि आपने गेनिंग विलिंग एक्सेप्टेंस ऑफ एन आइडिया। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखेंगे गेनिंग विलिंग एक्सेप्टेंस ऑफ एन आइडिया, तो इसका करेक्ट है वो ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है द ओरल कम्युनिकेशन इज डैश इन इट्स नेचर एंड ब्रिंग्स बैक इमीडिएट रिजल्ट। कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, कन्वर्सेशनल होता है, कन्वेंशनल होता है, कम्युनियल होता है या सेंसेशनल होता है। तो यहाँ पे जो इसको करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो यहाँ पे कन्वेंशनल होगा। द ओरल कम्युनिकेशन इज कन्वेंशनल इन इट्स नेचर एंड ब्रिंग्स बैक इमीडिएट रिजल्ट। कि जो ओरल कम्युनिकेशन होती है ये कन्वेंशनल होती है, एक रवायती होता है, इन इट्स नेचर अपनी नेचर में, एंड ब्रिंग्स बैक इमीडिएट रिजल्ट, और फ़ौरन ही आपको अपना रिजल्ट देती, जो मतलब कि जो बात आप पूछते हैं तो आपको फ़ौरन उसका जवाब मिल जाता है। तो ये कन्वेंशनल तरीकाकार होता है, तो ये इसका करेक्ट यहाँ पे डी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 टेबल ऑफ कंटेंट्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एंड ग्राफ्स प्ले अ ग्रेट रोल इन प्रोमोटिंग। तो टेबल ऑफ कंटेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड ग्राफ्स किस चीज़ को प्रमोट करने में ग्रेट रोल, एक अपना अहम किरदार अदा करते हैं। स्ट्रक्चरल क्लैरिटी है, ग्रामेटिकल क्लैरिटी या स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी या कंटेक्चुअल क्लैरिटी। तो यहाँ पे जो इसको करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो यहाँ पे डी होगा, स्ट्रक्चरल क्लैरिटी। टेबल ऑफ कंटेंट्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड ग्राफ्स जो होते हैं ये किस चीज़ को प्रमोट करते हैं, स्ट्रक्चरल क्लैरिटी को, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होता है उन चीज़ों का, तो उसको आपके सामने जो उनके रीडर्स होते हैं उनके सामने क्लियर करते हैं, ठीक है। हैंडआउट्स में चलते हैं, आपको इसका जो प्रूव है, ठीक है, ये देखें। टेबल ऑफ कंटेंट्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड इवन स्ट्रेटजिक रेपिटेशन आल्सो प्रमोट स्ट्रक्चरल क्लैरिटी, ठीक है। ग्राफ्स वगैरह भी यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ को, स्ट्रक्चरल क्लैरिटी को प्रमोट करती हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इम्प्लिसिट पर्पस मीन्स द पर्पस विच इज़ क्लियरली स्टेटेड।
तो इम्प्लिसिट का क्या मतलब होता है, आपने अब यहाँ पे कह रहा है कि इम्प्लिसिट पर्पस, कि इम्प्लिसिट पर्पस का मतलब होता है कि जो पर्पस, जो मकसद क्लियरली स्टेट किया जाता है, मतलब कि जिसकी आपको क्लियरली समझ आ जाती है, तो इम्प्लिसिट। तो ये यहाँ पे जो बात है ये यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि जो चीज़ आप खुद से अंदर से करते हैं, ठीक है, बल्कि आपको बाहर से नहीं बताई जाती। एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। अगर यहाँ पे एक्सप्लिसिट होता तो यहाँ पे ट्रू था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लिसिट लिख दिया है। एक्सप्लिसिट कहते हैं कि आपको मतलब कि डायरेक्टली नहीं बताया जाएगा, बल्कि आपने खुद से समझना होगा। इम्प्लिसिटली मतलब कि आपने अंदर से, अपने खुद से, अपने माइंड को यूज़ करते हो आपने चीज़ों को पिक करना होता है। एक्सप्लिसिटली होता है कि जो कि आपको बाहर से बताया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इम्प्लिसिट लगाया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द रोल ऑफ अ डैश इज टू से हाउ द ऑर्गेनाइजेशन और सम पार्ट विल एक्ट व्हेन कन्फ्रंटेड विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अब आपने यहाँ पे बताना है कि द रोल किस चीज़ का, यहाँ पे एडवाइजर्स का, कोऑर्डिनेटर्स का, इम्प्लीमेंटर्स का या डिसीजन मेकर का जो रोल होता है कि मतलब कि किन में से, इनमें से किस बंदे का रोल होता है, इज़ टू से हाउ द ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन और सम पार्ट, के ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पार्ट विल एक्ट व्हेन कन्फ्रंटेड विद द पर्टिकुलर सिचुएशन, कि किसी भी जो मतलब कि ख़ास तौर पर कुछ भी हालात होते हैं तो उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने या ऑर्गेनाइजेशन के कुछ हिस्से ने किस तरह रिएक्ट करना है। तो ये बात, इस चीज़ को डिसाइड करना, ये किस चीज़ का काम होता है, किस मतलब कि आप कह सकते हैं फील्ड का काम होता है। तो एडवाइज़र्स का बिल्कुल नहीं होता, कोऑर्डिनेटर्स का भी नहीं होता, इम्प्लीमेंटर्स का भी नहीं होता, बल्कि ये काम डिसीजन मेकर्स का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे डी है। यहाँ पे हैंड आउट्स में देखते हैं, ठीक है, ये देखें, द डिसीजन मेकर्स रोल इज़ टू से हाउ द ऑर्गेनाइजेशन और सम पार्ट विल एक्ट व्हेन कन्फ्रंटेड विद द पर्टिकुलर सिचुएशन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है, डिसीजन मेकर है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द जॉब ऑफ डैश इज टू कैरी आउट द डिसीजंस दैट हैव बीन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे किन का रोल होता है कि जो डिसीजंस होते हैं, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं किसी भी इदारे के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो जो वो मतलब कि डिसीजन लेते हैं, तो उस डिसीजन को कैरी आउट करना किस किस का रोल होता है, ऑफिसर्स का होता है, एडवाइज़र्स का होता है, इम्प्लीमेंटर्स का होता है या डिसीजन मेकर्स का होता है। तो डिसीजंस को कैरी आउट करना है, ठीक है, डिसीजन तो ऑलरेडी बन गए, तो इसलिए यहाँ पे डिसीजन मेकर तो नहीं आएगा। एडवाइज़र कौन होता है, जो मशवरे देते हैं। ऑफिशियल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो इसको करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंटर्स, मतलब कि जो लोग उस चीज़ को, जो डिसीजन होता है तो आगे उसको कैरी आउट करवाना, मतलब कि उसको इम्प्लीमेंट करवाना होता है, तो ये काम होता है इम्प्लीमेंटर्स का। हैंड आउट्स में देखते हैं, ठीक है, ये देखें इम्प्लीमेंटर का, इम्प्लीमेंटर्स कैरी आउट द डिसीजंस डैट हैव बीन मेड। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव राइटिंग, कि यहाँ पे कौन सी जो क्वालिटी है वो गुड बिजनेस या एडमिनिस्ट्रेटिव राइटिंग की नहीं है, बाकी 3 है, एक नहीं है। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कंसाइज। कंसाइज तो बिल्कुल जो राइटिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए, मतलब कि शॉर्ट लफ्ज़ में आपने अपनी बात को कंप्लीट करना होता है, क्लियर भी बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि उस बंदे को समझ ना आ रहा हो कि आपने क्या बात की है, और करेक्ट भी बिल्कुल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री होगा। कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे जो इसका मतलब कि ये एक क्वालिटी नहीं है किस चीज़ की, गुड बिजनेस की एंड एडमिनिस्ट्रेटिव राइटिंग की। तो ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि डैश एक्यूरेसी रेफर्स टू द प्रॉपर कवरेज ऑफ योर टॉपिक इन अप्रोप्रिएट डिटेल, कि कौन सी एक्यूरेसी का ताल्लुक किस चीज़ से है, कि टू द प्रॉपर कवरेज ऑफ योर टॉपिक इन अप्रोप्रिएट डिटेल, कि जिसमें आप लोग अपनी जो डिटेल्स होती हैं उनको एक प्रॉपर मतलब कि कवर कर रहे होते हैं अपने टॉपिक की, जो आपके यानी कि जो आपके ऑफ योर टॉपिक इन अप्रोप्रिएट डिटेल, कि जब आप अपने टॉपिक की जो मतलब कि मुनासिब जो ज़रूरी डिटेल्स होती हैं आप उनको प्रॉपरली ख़ास तरीके से कवर कर रहे होते हैं। तो इसका ताल्लुक कौन सी एक्यूरेसी से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, स्टाइलिस्टिक भी नहीं है, टेक्निक। यहाँ पे देखें ऑल ऑफ द अबव उन्होंने आप यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लाजमी बात है एक ही एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि यहाँ पे सारी एक्यूरेसी की टाइप्स हैं। स्टाइलिस्टिक है, टेक्निकल है, डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे आनी तो एक है, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ द गिवन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। स्टाइलिस्टिक तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आता, टेक्निकल भी नहीं आता, क्योंकि टेक्निकल बात नहीं है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो आपके टॉपिक की डिटेल्स हैं उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। उसको आप किस चीज़ में कवर करते हैं, तो ये होता है डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ हैंड आउट्स में, ठीक, ये देखें, डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी रेफर्स टू द प्रॉपर कवरेज ऑफ योर टॉपिक्स इन अप्रोप्रिएट डिटेल। तो ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपको हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द गैप बाई एडिंग सूटेबल ट्रांजिशनल वर्ड।
अब यहाँ पे फिर आप लोगों ने लगाना है एक ट्रांजिशनल वर्ब के यहाँ पे कौन सा जो ट्रांजिशनल वर्ड है आता है। कैरन इज़ रिच, कैरन रिच है। डैश हर कज़न केट इज़ पुअर, अब यहाँ पे उसकी कज़न गरीब है। अब यहाँ पे आपने लगाना है हाउएवर, ताहम उसकी कज़न गरीब है। अदरवाइज दूसरी सूरत में उसकी कज़न गरीब है। ऑन द कंट्रेरी या देयरफॉर, तो यहाँ पे हाउएवर आएगा, अदरवाइज यहाँ पे हाउएवर आएगा। हाउएवर का मतलब होता है ताहम। तो इसका जो ए आंसर है, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये देखें, कैरन इज़ रिच हाउ एवर हर कज़न केट इज़ पुअर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर बिल्कुल आसान सा सेंटेंस है। यहाँ पे इसका हाउ एवर जो है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप लोगों का क्विज नंबर 1 कंप्लीट हो गया, और उम्मीद कर दूँगी इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे और आपके बिल्कुल ठीक होंगे। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को आप लाजमी प्रेस कर लें, ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।